सभी को नमस्कार। सभी का हार्दिक स्वागत है केमिस्ट्री बाई रामनिवास सोयवाल सर यूट्यूब चैनल पर। हम अध्ययन कर रहे थे 12th साइंस की रसायन विज्ञान के लेसन नंबर 8 का, जिसका नाम है डी एंड एफ खंड के तत्व। और इस लेसन को हमने कंप्लीट कर लिया था, यानी इस लेसन का हमने कंप्लीट अध्ययन कर लिया था, जिसके हमारे 10 पार्ट बने थे, या अपन ऐसे कह सकते हैं कि 10 वीडियोज़ में हमने इस लेसन का कंप्लीट अध्ययन कर लिया था। और आज इस पार्ट नंबर 11 में हम इस डी एंड एफ खंड के तत्वों के कुछ महत्वपूर्ण यानी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आगे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है, उन क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे कि इस लेसन में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उनको किस प्रकार से हल करेंगे। देखो, क्वेश्चनों को हल करने से पहले आप जो 10 वीडियोज़ हैं, इस लेसन नंबर 8 के जो 10 वीडियोज़ हैं, उनको आप एक बार लगातार कंटिन्यू उनको आप लगातार देखेंगे, समझेंगे, और फिर आप इस डी एंड एफ खंड के तत्वों के क्वेश्चनों को आप हल करेंगे तो आपको आसानी से ये क्वेश्चन आ जाएंगे, कहीं कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। तो आप लगातार मेरे साथ अंत तक बने रहें। इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। देखो, पहले मैंने 5 क्वेश्चन लिए, पहले हम इन 5 क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे और फिर और क्वेश्चन लेंगे। देखो, पहला क्वेश्चन क्या है, डी खंड के कौन से तत्वों को संक्रमण तत्व नहीं माना जाता। पहला क्वेश्चन क्या है, डी खंड के कौन से तत्वों को संक्रमण तत्व नहीं माना जाता। जब हमने डी खंड पढ़ा था वहां पर भी मैंने आपको बताया था कि जिंक, कैडमियम और मरकरी। देखो, इस फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर लिख लो आप। पूछा क्या है कि डी खंड के कौन से तत्वों को संक्रमण तत्व नहीं माना जाता। तो जिंक, कैडमियम और मरकरी, ये 3 तत्व हैं। ये डी खंड के तत्व तो होते हैं, लेकिन इनको संक्रमण तत्व नहीं माना जाता। देखो, कारण क्या है, कारण इसका दूसरे क्वेश्चन में है। यानी क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है और क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है। तो हमारा पहला क्वेश्चन सोल्व हो गया कि डी खंड के कौन से तत्वों को संक्रमण तत्व नहीं माना जाता है, जिंक, कैडमियम और मरकरी। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। जिंक, कैडमियम, मरकरी डी खंड के तत्व होते हुए भी इनको संक्रमण तत्व नहीं माना जाता है, क्यों। यानी अब इस क्वेश्चन में कारण पूछा है कि जिंक, कैडमियम, मरकरी डी खंड के तत्व तो हैं, लेकिन इन्हें संक्रमण तत्व नहीं मानते हैं। देखो, याद करो, संक्रमण तत्व के लिए क्या कंडीशन होती है कि तत्व की मूल अवस्था या ऑक्सीकरण अवस्था, या अपन ऐसे कह सकते हैं कि तत्व की परमाणविक अवस्था या आयनिक अवस्था, अगर किसी एक अवस्था में उसका डी उपकोष अपूर्ण हो तो उसे हम संक्रमण तत्व मानते हैं। और यदि तत्व की दोनों अवस्थाओं में, यानी मूल अवस्था और ऑक्सीकरण अवस्था दोनों में ही अगर उसका डी उपकोष पूर्ण भरा है तो हम उसे संक्रमण तत्व नहीं कहते हैं। तो यही बात यहाँ पर है। देखो, अब मैं सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ। क्या कहेंगे, जिंक, कैडमियम, मरकरी डी खंड के तत्व तो हैं, डी खंड के तत्व हैं, परंतु इन्हें संक्रमण तत्व नहीं मानते, परंतु इन्हें संक्रमण तत्व नहीं मानते हैं, नहीं मानते हैं, क्योंकि इनकी मूल अवस्था अथवा
सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था, सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था दोनों में इनका डी उपकोष पूर्ण भरा होता है। इनका डी उपकोष पूर्ण भरा होता है। पूर्ण भरा होता है। देखो किस प्रकार से, यहां पर तो मैं लिख दूं मूल अवस्था और यहां पे लिख दूं मैं सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था। सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था। देखो पहले बात करते हैं जिंक की। क्या होगा 3D10 4s2। सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है, यहां लिख रहा हूं मैं +2। इसका मतलब यहां पे क्या रहेगा 3D10 4s0, यानी 4s के दोनों इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। अब बात करता हूं मैं किसकी, कैडमियम की। क्या होगा 4D10 5s2। सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था की बात करूं तो क्या होगा 4D10 5s0, यानी 5s के दो इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे CD2+ में। इसी प्रकार बात करते हैं अपन मरकरी की। 5D10 और 6s2, दो इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो 5D10 6s0। 6s0। अब देख सकते हो आप, ये तो है मूल अवस्था और ये है सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था। देख सकते हो आप, मूल अवस्था में भी इनका डी उपकोष पूर्ण भरा है और सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था में भी इनका डी उपकोष पूर्ण भरा है। इसलिए जिंक, कैडमियम, मरकरी डी खंड के तत्व तो हैं परंतु इन्हें संक्रमण तत्व नहीं मानते। तो इस प्रकार आप जो इसका मेन कारण है वो आप आंसर में लिखोगे। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आप किस आधार पर कह सकते हैं कि स्कैंडियम परमाणु क्रमांक 21 एक संक्रमण तत्व है परंतु जिंक परमाणु क्रमांक 30 नहीं। यानी स्कैंडियम तो एक संक्रमण तत्व होता है परंतु जिंक नहीं। देखो क्या कहेंगे, आंसर थर्ड। स्कैंडियम की मूल अवस्था, स्कैंडियम की मूल अवस्था में इसका 3D कक्षक, ये ऐसे कह सकते हैं, इसका 3D कक्षक अपूर्ण होता है, अपूर्ण होता है। देखो विन्यास लिख रहा हूं मैं यहां पे। स्कैंडियम का विन्यास क्या होता है 3D14s2, देख सकते हो आप, अपूर्ण होता है। अब बात करते हैं Zn की। क्या कहेंगे, जिंक की मूल अवस्था, अरे अभी तो चर्चा की हमने, जिंक की मूल अवस्था व सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था,
सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था दोनों में इसका 3D कक्षक पूर्ण भरा होता है। इसका 3D कक्षक पूर्ण भरा होता है। इसलिए हम जिंक को संक्रमण तत्व नहीं कहते हैं या नहीं मानते हैं। स्कैंडियम की मूल अवस्था में इसका 3D कक्षक अपूर्ण होता है, यानी 3D1 होता है, और जिंक में 3D10 होता है, इसकी मूल अवस्था और सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था दोनों में। तो इसलिए हम या इस आधार पर हम कह सकते हैं कि स्कैंडियम एक संक्रमण तत्व है परंतु जिंक नहीं। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व में। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? 3D संक्रमण श्रेणी के उन तत्वों के नाम बताइए जो परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था नहीं दर्शाते हैं। देखो आंसर 4 की बात कर रहे हैं हम। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि 3D संक्रमण श्रेणी कहाँ से कहाँ तक होती है। 3D संक्रमण श्रेणी स्कैंडियम से लेकर जिंक तक होती है। 21 स्कैंडियम से जिंक तक। पूछ क्या रहा है कि 3D संक्रमण श्रेणी के उन तत्वों के नाम बताइए जो परिवर्तनशील या अपन कह सकते हैं परिवर्तनीय ऑक्सीकरण अवस्था नहीं दर्शाते। तो देखो एक तो है स्कैंडियम जो केवल +3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है, +3 ऑक्सीकरण अवस्था। और दूसरा है जिंक जो केवल +2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। अब देखो कारण क्या है इसका? कारण देखो आप, यानी स्कैंडियम का विन्यास क्या होता है 3D1 4s2, यानी जब हम 4s के इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इसके साथ साथ 3D का इलेक्ट्रॉन भी बाहर निकल जाएगा, यानी तीनों इलेक्ट्रॉन इसके बाहर निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि 3D और 4s की ऊर्जा में अंतर बहुत कम होता है, और तीनों इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद इसका जो विन्यास है वो अक्रिय गैस जैसा विन्यास बन जाता है। इसलिए स्कैंडियम केवल +3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। अब बात करते हैं जिंक की। देखो जिंक का विन्यास क्या होता है 3D10 4s2, यानी जिंक 4s के 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। 4s के 2 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद इसका जो विन्यास बचता है वो आभासी अक्रिय गैस जैसा विन्यास शेष रहता है जो एक स्थायी विन्यास होता है। इसलिए जिंक केवल +2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। तो इस प्रकार हम इन दोनों का कारण भी दे सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व हो गया, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? अंतराकाशीय यौगिक किसे कहते हैं? अंतराकाशीय यौगिक किसे कहते हैं? एक उदाहरण लिखिए। देखो आंसर 5 लिख रहा हूं मैं। क्या कहेंगे? क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना आप। संक्रमण धातुओं में परमाणुओं के निबिड़ संकुलित होने के बावजूद उनमें छोटे छोटे, क्या कहेंगे, उनमें छोटे छोटे
रिक्त स्थान बचे रहते हैं, बचे रहते हैं, जिन्हें अंतराकाश कहते हैं, जिन्हें अंतराकाश कहते हैं, जिन्हें अंतराकाश कहते हैं। इन अंतराकाशों में, इन अंतराकाशों में छोटे आकार के अधातु परमाणु, क्या कहेंगे, छोटे आकार के अधातु परमाणु, छोटे आकार के अधातु परमाणु जैसे जैसे हाइड्रोजन, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन इत्यादि इत्यादि आकर स्थान ग्रहण कर लेते हैं, स्थान ग्रहण कर लेते हैं, कर लेते हैं। इस प्रकार बने यौगिक, इस प्रकार बने यौगिक अंतराकाशीय यौगिक कहलाते हैं। इस प्रकार बने यौगिक अंतराकाशीय यौगिक कहलाते हैं। देखो, संक्रमण धातुओं में परमाणुओं के निबिड़ संकुलित होने के बावजूद उनमें छोटे छोटे रिक्त स्थान बचे रहते हैं, जिन्हें अंतराकाश कहते हैं। इन अंतराकाशों में छोटे आकार के अधातु परमाणु जैसे हाइड्रोजन, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन इत्यादि आकर अपना स्थान ग्रहण कर लेते हैं, यानी वो जुड़ जाते हैं। इस प्रकार बने यौगिक अंतराकाशीय यौगिक कहलाते हैं। एक उदाहरण लिखिए। उदाहरण में हम दे सकते हैं TiH, TiC, इसके अलावा अपन दे सकते हैं Fe3H। ये देखो, ये सारे एग्जाम्पल किनके हैं, अंतराकाशीय यौगिकों के हैं। TiH, TiC, Fe3H। तो इस प्रकार ये हमारे 5 क्वेश्चन सोल्व हो गए। अब हम और क्वेश्चन लेते हैं। देखो, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, Fe3+ का चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात कीजिए। देखो, इसको हम किस प्रकार से सोल्व करेंगे। आंसर नंबर है 6। Fe3+, सबसे पहले आपको Fe का विन्यास पता होना चाहिए। आयरन का परमाणु क्रमांक होता है 26, यानी इसका संयोजी कोष का विन्यास क्या होता है 3d6 4s2। अब हमें पूछा है Fe3+ का, 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, 2 तो 4s के और एक 3d का, यानी Fe3+ का जो विन्यास है वो बचेगा 3d5 4s0, यानी Fe3+ बराबर डी में तो 5, 1 2 3 4 5, यानी ये तो है इसका 3d और ये रहा इसका 4s। 4s तो खाली है, 0 है। 3d में कितने 5, 1 2 3 4 और 5, यानी यहाँ पर n का मान कितना है 5 है। अरे n क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही तो है, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पे 5 है। लगाओ सूत्र। अब सूत्र क्या होता है, म्यू बराबर n+2 और रूट। n का मान है 5 + 2 रूट, n कितना आ गया 5 और 2 7 और 7 × 5 = 35, यानी
√35 और इसका मान होता है लगभग 5.92 BM बोर मैग्नेटॉन। तो इस प्रकार आप किसी भी धातु आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कर इस सूत्र के द्वारा चुंबकीय आघूर्ण म्यू का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो ये हमारा 6 नंबर क्वेश्चन सोल्व हो गया। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 7। देखो 7 क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि क्रोमियम, देखो कोष्टक में परमाणु क्रमांक भी दिया गया है, परमाणु क्रमांक नहीं भी हो तो भी आपको 3D संक्रमण श्रेणी के जो एलिमेंट हैं उनका आपको परमाणु क्रमांक याद होना चाहिए। चलो यहाँ पर तो परमाणु क्रमांक दिया गया कोष्टक में Z बराबर 24। तो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। देखो जब हमने 3D संक्रमण श्रेणी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ा था, 3D संक्रमण श्रेणी हमारी थी स्कैंडियम से जिंक तक, तो वहाँ पर भी मैंने आपको कॉपर और क्रोमियम दोनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को विशेष रूप से याद करने के लिए कहा था। देखो ऐसी खास बात क्या है, क्रोमियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में ये है हमारा आंसर नंबर 7। देखो मैं शुरू से लिख रहा हूँ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और अब क्या आएगा 3D और अब 4s। देखो 2 और 2 4, 4 और 6 10, 10 और 2 12, 12 और 6 18, 24 है। इसका मतलब 6 इलेक्ट्रॉन हमने और बनने हैं। अब देखो क्या होगा, यहाँ पर होगा 3D5 और 4s1, बस इसको आप ध्यान में रखोगे। यहाँ पर आप 3D4 4s2 नहीं लिखोगे, क्यों? क्योंकि क्रोमियम में 3D5 4s1 होता है, क्योंकि D कक्षक यहाँ पर अर्धभरे कक्षक हैं। ये ऐसे कह सकते हैं कि जो D उपकोष है वो यहाँ पर अर्ध भरा है, और अर्ध भरा जो उपकोष होता है ये अपन ऐसे कह सकते हैं कि अर्ध भरे कक्षकों का स्थायित्व अधिक होता है। इसलिए क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3D5 4s1 होता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो क्वेश्चन नंबर 8, संक्रमण तत्व परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं, कारण लिखिए। देखो क्वेश्चन नंबर 8 को हम सॉल्व कर रहे हैं। संक्रमण तत्व परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं, क्यों? देखो क्योंकि इनमें जो N-1D कक्षक होते हैं, N-1D कक्षक व NS कक्षकों की ऊर्जा में NS कक्षकों के मध्य ऊर्जा अंतर कम होता है। इसलिए NS कक्षक के इलेक्ट्रॉनों के साथ N-1D कक्षकों के इलेक्ट्रॉन भी बंध बनाने में भाग लेते हैं, या ऐसे कह सकते हैं अभिक्रिया में भाग बंध बनाने में भाग
लेते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि संक्रमण तत्व परिवर्तनशील यानी परिवर्तनीय ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। तो कारण क्या निकल गया? N-1d कक्षक व NS कक्षकों के मध्य ऊर्जा अंतर कम होता है, इसलिए NS कक्षक के इलेक्ट्रॉनों के साथ N-1d कक्षकों के इलेक्ट्रॉन भी बंध बनाने में भाग लेते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व हो गया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 9 है लेंथेनाइडों की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था लिखिए। आंसर है 9 का। लेंथेनाइडों की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था होती है +3 ऑक्सीकरण अवस्था। +3 ऑक्सीकरण अवस्था। देखो लेंथेनाइडों की नहीं, अगर हम बात करें एक्टिनाइडों की, तो एक्टिनाइडों की भी जो सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था है वह कितनी होती है? +3। तो आप याद रखोगे सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था के स्थान पर आपको अभिलाक्षणिक ऑक्सीकरण अवस्था भी पूछी जा सकती है कि लेंथेनाइडों की अभिलाक्षणिक ऑक्सीकरण अवस्था कौन सी होती है? +3 याद रखोगे। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 10 है। देखो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है कि आंतरिक संक्रमण तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। देखो अरे याद करो, F खंड के तत्वों को हम क्या कहते हैं? आंतरिक या अंतः संक्रमण तत्व। अंतः संक्रमण तत्व। तो यहाँ पर आपको कोई कंफ्यूज नहीं होना है, आंतरिक संक्रमण या अंतः संक्रमण तत्व, यानी F खंड के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? देखो क्या होता है, हम लिख रहे हैं आंसर 10 का। अंतः संक्रमण या आंतरिक एक ही बात है, तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? देखो N-2F1 से 14, N-1D 0 से 1 और NS2, ये विन्यास होता है आंतरिक संक्रमण तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, या इसे हम कह सकते हैं F खंड के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या बताया मैंने? N-2F1 से 14, N-1D 0 से 1 और NS2। तो ये हमारे क्वेश्चन सोल्व हो गए। अब हम और क्वेश्चन लेते हैं। देखो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, लेंथेनाइड संकुचन किसे कहते हैं? देखो इस क्वेश्चन पे आप स्टार लगा लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एज इट इज ऐसा का ऐसा ही पूछा जाता है कि लेंथेनाइड संकुचन किसे कहते हैं। देखो लेंथेनाइडों में परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ नाभिकीय आवेश तो बढ़ता है। हमने देखा था कि लेंथेनाइडों में जो इलेक्ट्रॉन हैं, आने वाले इलेक्ट्रॉन, वो N-2F उपकोष में भरे जाते हैं। यह उपकोष बाह्य उपकोष से अंदर की ओर स्थित होता है, इसलिए इस N-2F कक्षक के इलेक्ट्रॉनों का परिरक्षण प्रभाव नगण्य होता है और नाभिकीय आवेश अधिक होता है, जिससे क्या होता है कि परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ इनके आकार में कमी आती है और इनके परमाणु संकुचित हो जाते हैं। तो लेंथेनाइडों के आकार में जो होने वाली क्रमिक कमी है, इस कमी को ही हम
लेंथेनाइड संकुचन कहते हैं। अब देखो आंसर आपको कैसे लिखना है, ध्यान से आप समझेंगे और साथ साथ आप नोट भी कर लेंगे। क्या कहेंगे, लेंथेनाइडों में परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ नाभिकीय आवेश तो बढ़ता है। ध्यान से समझेंगे आप, नाभिकीय आवेश तो बढ़ता है, परंतु परिरक्षण प्रभाव नहीं बढ़ता है, जिससे इनके आकार में क्रमिक कमी होती जाती है तथा इनके परमाणु संकुचित हो जाते हैं। लेंथेनाइडों के आकार में होने वाली यह क्रमिक कमी ही लेंथेनाइड संकुचन कहलाती है। लेंथेनाइड संकुचन कहलाती है। लेंथेनाइड संकुचन कहलाती है। देखो इस प्रकार आप कंप्लीट आंसर लिखोगे। लेंथेनाइडों में परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ नाभिकीय आवेश तो बढ़ता है, परंतु परिरक्षण प्रभाव नहीं बढ़ता, जिससे इनके आकार में क्रमिक कमी होती जाती है। यानी परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ इनके परमाणुओं का जो आकार वह छोटा होता जाता है तथा इनके परमाणु संकुचित हो जाते हैं। लेंथेनाइडों के आकार में होने वाली यह क्रमिक कमी लेंथेनाइड संकुचन कहलाती है। इस प्रकार इस क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार करोगे। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, यानी क्वेश्चन नंबर है हमारा 12 है। देखो 12वां क्वेश्चन क्या है हमारा, 12वां क्वेश्चन है कि कॉपर परमाणु की मूल अवस्था में पूर्ण भरा डी कक्षक यानी D10 है, फिर भी यह एक संक्रमण तत्व है। देखो हम सोल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। देखो पहले हम कॉपर की मूल अवस्था की बात करते हैं। कॉपर की मूल अवस्था में क्या होता है, 3D10 4S1। और ये बात तो हमें क्वेश्चन में भी दी गई है कि कॉपर परमाणु की मूल अवस्था में पूर्ण भरा डी कक्षक है यानी D10 है। अब हम बात करते हैं
कॉपर की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था में, कॉपर की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था में, और कॉपर की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था होती है Cu2+। अब देखो इसमें क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन तो निकलेगा 4s का और एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा 3d10 का, तो यहां पर विन्यास क्या हो जाएगा 3d9 और 4s0। अब देख सकते हो आप, यानी कॉपर की मूल अवस्था में तो इसका जो डी कक्षक है वह पूर्ण भरा है, लेकिन कॉपर की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था में इसका डी कक्षक क्या होता है, अपूर्ण, और इसीलिए कॉपर को संक्रमण तत्व कहते हैं। तो ये हमारे 2 क्वेश्चन सॉल्व हो गए, क्वेश्चन नंबर 11 का और क्वेश्चन नंबर 12 का। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, मिश्र धातु का संगठन लिखिए। देखो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मिश्र धातु कहते किसे हैं। आंसर नंबर है हमारा 13 का, क्या कहेंगे हम, लेंथेनाइड, लेंथेनाइड तत्वों से निर्मित, लेंथेनाइड तत्वों से निर्मित मिश्र धातुओं को, मिश्र धातुओं को मिश्र धातु कहते हैं, मिश्र धातु कहते हैं। क्या कहा हमने कि लेंथेनाइड तत्वों से निर्मित मिश्र धातुओं को मिश्र धातु कहते हैं। अब पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है मिश्र धातु का संगठन। तो देखो संगठन क्या है, मिश्र धातु का संगठन, देखो सीरियम, इसके साथ लेंथेनम प्लस नियोडाइमियम प्लस आयरन प्लस सल्फर, कार्बन, सिलिकॉन, कैल्शियम और एल्यूमिनियम। देखो सीरियम तो होता है 40%, लेंथेनम प्लस नियोडाइमियम होता है 44%, आयरन होता है 5%, और बात करते हैं अपन सल्फर, कार्बन, सिलिकॉन, कैल्शियम और एल्यूमिनियम की, ये होते हैं सूक्ष्म मात्रा में, सूक्ष्म मात्रा में। तो ये हो गया हमारा मिश्र धातु का संगठन। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 14। देखो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या पूछ रहा है कि टाइटेनियम 4+ आयन रंगहीन होता है, कारण लिखिए। देखो आंसर 14, टाइटेनियम का जो विन्यास होता है वो क्या होता है 3d2 और 4s2, और टाइटेनियम 4+ यानी 4 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, चारों के चारों इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, 4s के 2 और 3d के 2, तो 3d भी 0 और 4s भी 0, यानी अपन क्या कहेंगे कि इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन, इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन अयुग्मित नहीं होता है, कोई भी इलेक्ट्रॉन अयुग्मित नहीं होता है। और हमें पता है जिस धातु आयन में इलेक्ट्रॉन अयुग्मित नहीं होते वह रंगहीन आयन होता है, और जिस धातु आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं
वह धातु आयन रंगीन होता है। तो इसका कारण क्या निकल के आया कि टाइटेनियम 4+ आयन में कोई भी इलेक्ट्रॉन अयुग्मित नहीं होता है, इसलिए यह रंगहीन होता है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। बात करते हैं हम अंतिम क्वेश्चन की। अंतिम क्वेश्चन है हमारा परा यूरेनियम तत्व किसे कहते हैं। देखो ये क्वेश्चन भी अच्छा है। परा यूरेनियम तत्व यानी ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट किसे कहते हैं। तो क्या कहेंगे हम, यूरेनियम 92 के बाद आने वाले सभी एक्टिनाइड तत्व प्रकृति में नहीं पाए जाते हैं। प्रकृति में नहीं पाए जाते हैं। प्रकृति में नहीं पाए जाते हैं। ये तत्व कृत्रिम व अस्थायी होते हैं। कृत्रिम व अस्थायी होते हैं। इन तत्वों को परा यूरेनियम तत्व कहते हैं। परा यूरेनियम तत्व कहते हैं। देखो एक नाम और है इनका, यानी इन परा यूरेनियम तत्वों को हम क्या कहेंगे, अति भारी तत्व। तो इस नाम को भी आप ध्यान में रखोगे, यानी सुपर हेवी एलिमेंट। सुपर हेवी एलिमेंट्स भी इन्हें कहते हैं। तो परा यूरेनियम तत्व क्या होते हैं, यूरेनियम 92 के बाद आने वाले सभी एक्टिनाइड तत्व प्रकृति में नहीं पाए जाते हैं। ये कृत्रिम व अस्थायी होते हैं। इन तत्वों को परा यूरेनियम तत्व कहते हैं और इन्हीं को हम अति भारी तत्व भी कहते हैं। तो देखो हमने इस लेसन नंबर 8 के यानी डी एवं एफ खंड के तत्वों के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को सोल्व किया है, जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। क्वेश्चनों को आप देखने से पहले जो 10 वीडियो हैं इस लेसन के 10 वीडियो, उनको आप लगातार एक बार ज़रूर देखेंगे। उनको देखने के बाद क्वेश्चनों को आप सोल्व करोगे तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो देखो हमारे 8 लेसन कंप्लीट हो गए हैं। 12th साइंस की रसायन विज्ञान के हमने क्रम से 1, 2, 5, 6, 7 और 8 लेसन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नए लेसन की शुरुआत करेंगे। तो इस आज के लिए इतना ही। ओके, धन्यवाद।